हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, एजुकेटर, टीचर, फैकल्टी, आप जो भी कुछ कह लो। और मैं आज जैसा कि हमने पिछली क्लास में अलाउंस चालू करा था और ये उसका पार्ट 2 है। क्योंकि पिछली क्लास की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने पार्टों में थोड़ी थोड़ी डिवाइड करी है। और आपने जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक डिटेल सैलरी के बारे में। आज हम जो हमारा मेन कंसेप्ट है सैलरी चैप्टर में, जो कि इनकम टैक्स का पहले ही चैप्टर है, उसका जो मेन कंसेप्ट है सारे अलाउंस, सारे परक्यूसिट आज हम कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने HR है, अभी तो 2 अलाउंस लोड करा, जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस, दूसरे का नाम है हमारा पेंशन। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब जैसे मान लो मैं रहता हूँ अभी हरियाणा में, सपोज करो, और मुझे दिल्ली में जॉब लग गई है, तो मैं हरियाणा से दिल्ली रोज पे ट्रैवल करूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को दिल्ली में ही शिफ्ट कर लूँगा। अब वहाँ रहूँगा तो वहाँ मुझे किराए पे क्या करना है, रूम लेना पड़ेगा। तो किराए पे जो रूम लूँगा उसका खर्चा जो मुझे कंपनी देती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। यानी मैं बाहर जाकर जो रहूँगा, जो उसे किराए का खर्चा होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी जो है मुझे हाउस रेंट अलाउंस देती है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंस। सर वो कितना आपको टैक्सेबल नहीं होगा? सबसे पहला, कंपनी ने आपको कितना रुपए दिया है, यानी एक्चुअल में मुझे कंपनी कितना दे रही है। सपोज करो कंपनी के हिसाब से जो मेरा किराया है 10,000 रुपये तक होना चाहिए। हो सकता है कि मैं 15,000 भर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 5,000 में रूम लेकर छोटा सा PG लेके रह रहा हूँ। इट्स डज नॉट मैटर। आपको ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि कंपनी आपको कितना प्रोवाइड कर रही है। तो ठीक है, तो लेट सपोज कंपनी मुझे 10,000 रुपये जो है HRA के प्रोवाइड कर रही है, सपोज कर लो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 40% ऑफ सैलरी, जितनी भी आपको टोटल सैलरी मिल रही है उसका 40% लेना है। लेट सपोज 10,000 रुपये में टोटल सैलरी है, सपोज करो 100,000, सपोज करो 20,000 रुपये में टोटल सैलरी है, तो 20,000 का 40% निकालता हूँ मैं, 8,000 रुपये, यानी 8,000 रुपये का मेरा क्या है, 40% हो गया। फिर आपने कितना रेंट पे करा है, सपोज कर लो मैं 15,000 रुपये का रेंट पे कर रहा हूँ, उसमें आप 20,000 का 10%, 2,000 रुपये माइनस कर दो। और फिर इधर इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू होगी ABC में, वो आपको क्या होगा, इतना आपको जो है HRA एग्जम्प्ट होगा। अगर सर समझ नहीं आया, बिल्कुल आई एक्सेप्टेड कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा, बस मेरी बात को जो इस समय आप बस सुनो, क्योंकि ये एक ऐसे कंसेप्ट है पूरे, क्योंकि ये इनकम टैक्स चैप्टर है। ठीक है, इनमें पहला ही चैप्टर कर रहे हैं सैलरी, जो कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है पूरे इनकम टैक्स चैप्टर में। दूसरा करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा रेजिडेंशियल। क्योंकि आपके जो है इग्नू के या किसी के भी सेमेस्टर 2 में, यानी ईयर 2 में सिर्फ 3 चैप्टर है मेन, जिसमें से सबसे बड़ा चैप्टर क्या होता है, सैलरी। सैलरी का जैसे कि हमने पिछला बेस कभी क्लियर करा था, उसी का हम कर रहे हैं। तो अभी आपको अगर 10% या 20% भी समझ आ रही है तो इट्स ओके, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। कल जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे इंडिविजुअली तो आपको और क्लियर होगा, और फिर जब हम पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने कहा जैसा कि एक्चुअल में आपको कंपनी से कितना रुपए मिला है, फिर आपकी सैलरी का 40% लेना है, और आपकी रेंट आपने कितना पे करा उसमें से 10% सैलरी आपको क्या करना है, माइनस। इनमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका हाउस रेंट अलाउंस। इसी प्रकार अब शिफ्ट हो जाएगी पेंशन में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 तरह के क्या होता है एम्प्लॉय। कितने तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। सर हैं 2 तरह के एम्प्लॉय? हाँ, सबसे पहला एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, यानी जिसकी सरकारी नौकरी होती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जिसकी सरकारी नौकरी नहीं रहती है उसे हम कहते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो समझ आ गया, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो प्राइवेट एम्प्लॉय। हमारे पूरे इनकम टैक्स में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर जगह, यानी मोस्ट ऑफ द 90% जगह पे आप देखेंगे, जो कि हम सिर्फ चालू करें, 90% जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सब चीज़ एग्जम्प्ट कर रखा है, यानी उसे किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं देना है। सब चीज़ क्या है, उसे एग्जम्पशन। जो टैक्स है मेन किसे देना है, प्राइवेट एम्प्लॉय को, यानी प्राइवेट एम्प्लॉय को जो है टैक्स देना होता है मेनली। गवर्नमेंट को सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ प्रेफर करते हैं, पहले रीजन को छोड़ के कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमें स्टेबिलिटी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में हमें क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। चलो करते हैं पेंशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पेंशन जो है अपने काम करने के दौरान उठाया, यानी अभी आप काम कर रहे हो कंपनी में, आपकी उम्र 60 साल पार नहीं हुई है और अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बीच में उठा लिया आपने, मतलब जब भी आप काम करो उसके बीच में आपने पेंशन उठाया, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर आपने काम करते वक्त उठाया तो आपको जितना आपने उठाया सबका सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज कर लो आपको 20 लाख रुपए मिलने थे, आपने क्या करा, 10 लाख रुपए उठा लिया बीच में, कुछ भी इमरजेंसी काम हो सकता है, कुछ भी हो गया काम, तो क्या 10 लाख रुपए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपको क्या पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल। ओके सर, पर सर अगर मैं साल के मतलब जब से 60 साल का हो जाऊंगा उसके बाद में अगर पेंशन का पूरा लेता हूँ, हाँ तो सुनिए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कम्यूटेड। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। अनकम्यूटेड का मतलब होता है कि आपने जो है साल के आखिरी में नहीं उठाया, यानी काम करने के बीच में उठाया, उसे हम कहते हैं अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब होता है कि आपने साल के आखिरी में उठाया, यानी छोटे 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 छोटे, यानी हर साल को जोड़ के, यानी कम्यूट करना है। कम्यूट करना मतलब जोड़ना है, यानी हर साल जितना साल आपने काम करा है 60 साल तक आपका पैसा जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा पूरा टैक्स एकदम, यानी 20 लाख रुपए मिले, 30 लाख रुपए मिले, एक भी टैक्स नहीं लगेगा यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर के, और 60 साल होने के बाद उठा रहे हैं, तो भी इसमें दो चीज़ है। हमारा एक कानून है ग्रेच्युटी एक्ट 1962, क्या 1962 में एक कानून बना था, ठीक है। यदि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, अगर उस कंपनी ने आपको इसमें रजिस्टर कर रखा है या फिर इसमें रजिस्टर नहीं कर रखा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। हो सकता है कि एक कंपनी ने आपको इसमें रजिस्टर कर रखा है, हो सकता है कि आपको रजिस्टर नहीं कर रखा है। सपोज करो आपको रजिस्टर कर रखा है, यानी आप उसमें कवर हो, ये जो कानून है 1962 का, इसमें आपको कवर कर रखा है, तो सपोज करो आपको मिले 60 लाख रुपए, जो कि नॉर्मल अमाउंट पे मिल जाते हैं 60 साल का पेंशन का, ठीक है। तो 60 लाख का 1/3 कर दो, यानी 20 लाख रुपए हो गए। तो 60 लाख में से 20 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, बच्चे वो 40 लाख पे क्या होगा, आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको एम्प्लॉय ने, यानी आपकी कंपनी ने आपको इस वाले एक्ट में कवर नहीं करा, इस वाले एक्ट में आपको रजिस्टर नहीं कर रखा, यानी आपके नाम नहीं चढ़ा रखा है, तो फिर आपको कितना टैक्स लगेगा। सपोज करो इस बार भी 60 लाख रुपए का मान लो पेंशन मिल रहा है आपको, तो 60 लाख को 1/2, यानी 2 से आप भाग कर दो, कितना बचा, 30 लाख, यानी 30 लाख रुपए आपको यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और बचे हुए 30 लाख पे क्या होगा, आपको टैक्स लगेगा। इसे हम कहते हैं पेंशन। ओके, अच्छा जैसे कि अभी हमने दोनों कंसेप्ट अपने अलाउंस के समझे, क्या क्या, HR है यानी हाउस रेंट अलाउंस, और दूसरा क्या समझा हमने, पेंशन। आई होप कि आपको ये दोनों पेंशन जो है, दोनों अलाउंस बढ़िया से समझ आए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब आपको हमारे चैनल में जो है मेरे कंसेप्ट आपको समझ भी आ रहे हैं, हल्के भी लिख रहे हैं। ये सारे नोट्स हैं, ये सारे आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और आप भी पानी पी लीजिएगा, क्योंकि बीच में पानी पीना मतलब अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखना, क्योंकि पानी पीने से जो हाइड्रेशन होता है हमारा, जो ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है पढ़ाते वक्त, वो भी पूरी हो जाती है। और मेरे साथ तो आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा, मैंने तो सीख रखा है, फिर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसके लिए पानी पीते रहिएगा बीच बीच में वीडियो में। तो हमारा अगला अलाउंस क्या है, ग्रेचुटी। ये एक मान लो एक गिफ्ट की तरह होता है ग्रेचुटी, जो कि एम्प्लॉयर को मिलता है कब, जब वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट पे ही से एम्प्लॉयर को मिलता है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट है। अगर ग्रेचुटी जो है, अगर कोई भी हो, दो तरह के एम्प्लॉय मैंने बताए थे, कौन से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। जो ग्रेचुटी है, यदि हमने जो है किसी भी एम्प्लॉय ने, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी ने भी काम करते हुए उठाया, यानी डूरिंग द वर्क, यानी काम करते हुए, यानी अभी वो 60 साल की उम्र का नहीं हुआ है, रिटायरमेंट नहीं आई है, उसके बीच में उसने अपनी ग्रेचुटी क्या करी है, उठा ली है। जितनी ग्रेचुटी उसने उठाई है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय, सबको पूरा टैक्सेबल होगा, जितना उठाया पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्स होगा, ठीक है। अच्छा सर, पर अगर उसने रिटायरमेंट के बाद उठाई है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर उसने रिटायरमेंट के बाद उठाई है, तो यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, यानी 1 रुपये टैक्स नहीं लगेगा। सरकार की नज़रों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है कि वो जो है कमाता ही नहीं है, या फिर उसके पास इतने पैसे नहीं बचते, वो ज़्यादा काम करता है और कम सैलरी पर लेके करता है।
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, पर जो रियलिटी आपको ही पता है, ठीक है। तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, यानी 60 साल काम करने के बाद उसे मिल रहा है, तो क्या होगा, 1 रुपये भी क्या होंगे, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। यदि प्राइवेट एम्प्लॉई है यानी अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को छोड़ेंगे तो कौन से एम्प्लॉय बचेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। वही वाला रूल, यदि वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, यानी अगर आपकी कंपनी ने आपको ग्रेच्युटी एक्ट कानून है 1962 का, उसमें आपको रजिस्टर कर रखा है, यानी अपने आपको रजिस्टर करवा रखा है आपकी कंपनी ने, तो आप इस वाले रिजीम में आ जाएंगे। नहीं नोट कवर यानी नहीं करवा रखा तो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको करवा रखा है तो इन 3 चीजों में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उतना आपको क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या, एक्चुअली रिसीव, यानी ग्रेच्युटी आपको कितना मिला रिटायरमेंट होने के बाद, सपोज करो 60 लाख रुपए मिला, ठीक है। मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए तक सरकार बोल रही है हम एग्जम्पशन देंगे, यानी अगर आपको 20 लाख रुपए मिला है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो भी आपको 1 रुपये सरकार टैक्स नहीं लेगी, यानी 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन दे देगी, ठीक है। फिर बोल रखा है 15/26 आपकी सैलरी पर मंथ कितनी थी और आपने कितने साल तक काम करा। सपोज कर लो आप 25 साल की उम्र में नौकरी पे लगे, यानी 25, 50, 35 साल काम करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 साल। फिर आपकी सैलरी पर मंथ क्या थी वो देना है और 15/26 से मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों की वैल्यू आएगी, इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उतना क्या करोगे आप एग्जाम। सपोज कर लो 60 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। सरकार ने बता रखा मैं 20 लाख तक ही दूंगा, और जब आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा तो इसकी वैल्यू आई 15 लाख रुपए। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है, 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए आपको क्या हो जाएंगे, एग्जाम, यानी इस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। पर मिला आपको कितना, 60 लाख रुपए, तो 60 लाख में से 15 लाख रुपए घटा दो, कितना बचता है, 45 लाख रुपए, यानी 45 लाख पे सरकार क्या करेगी, आपसे टैक्स लेगी, ठीक है। अब दूसरा, यदि आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो वही सेम रूल, प्राइवेट एम्प्लॉई है, आपको उस एक्ट में आपको जो कंपनी ने रजिस्टर भी नहीं कर रखा, तो क्या होगा, एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ, वही एग्जांपल ले लो, 60 लाख रुपए रिसीव हुआ। मैक्सिमम सरकार कितना बोली है, सरकार ने बोला कि मैं 20 लाख रुपए तक ही जम कर सकती हूँ, अगर इससे ऊपर आपको मिला है तो मैं टैक्स लूंगी, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है मैं माफ कर देती हूँ, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इसमें 1/2 लेना है, इसमें 15/26। अब मुझे ये समझ नहीं आता क्यों करती है सरकार 15/26। यहाँ पे इन्होंने संडे का पैसा नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने संडे का ही पैसा दिया है, क्योंकि साल के 30 दिन होते हैं, 15 दिन मान लो आया है तो 15/30 से 1/2, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि 26 दिन आता है उसके हिसाब से दूंगा, ठीक है। तो 1/2 सैलरी पर मंथ, सपोज करो वही कितने महीने काम करा है, तो मान लो यानी 60 लाख रुपए उसे मिले हैं, 20 लाख रुपए तक सरकार दे रही है, और इस फॉर्मूले से आया सपोज कर लो 18 लाख रुपए, तो आपको कितना एग्जम्पशन होगा, 18 लाख रुपए का। तो 60 लाख में से 18 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 42 लाख, यानी 42 लाख रुपए पे क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वाली जो अलाउंस है वो बढ़िया से कवर हुआ होगा। अगर आपको ये अलाउंस समझ आया बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं हम अगले अलाउंस पे। अभी तक हमने 3 अलाउंस करे। तो चलो दोस्तों अगला प्रीक्विजिट पढ़ते हैं। अगला प्रीक्विजिट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रीक्विजिट है। फर्स्ट नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रीक्विजिट है कार, दूसरे नंबर पर आता है प्रोविडेंट फंड, तीसरे नंबर पर आता है ग्रेच्युटी, चौथे नंबर पर आता है पेंशन, पांचवें नंबर पर आता है हमारा HR है, हाउस रेंट अलाउंस। हमने सारे के सारे जैसे कि वो करवा दिए सारे, मैंने पिछले अभी 4 करवा दिए। कौन कौन से, HRA करवा दिया है, ग्रेच्युटी करवा दिया है, पेंशन करवा दिया है, और प्रोविडेंट फंड चल रहा है, और इसके बाद हम एक और अलाउंस करेंगे जिसका नाम क्या होगा, कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ताकि ये उन सभी बच्चों को जल्द से जल्द पहुंच सके जो कि आने वाले नवंबर में यूनिवर्सिटी पेपर देने वाले हैं। क्योंकि इनकम टैक्स मैं यहाँ पर आपको थोड़ी पढ़ा देता हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा, पर एटलीस्ट आपको भी 2 या 3 क्वेश्चन खुद से करके जाने होंगे, जब भी आपको कॉन्फिडेंट आएगा इनकम टैक्स जैसे सिलेबस में। और अगर आपने इनकम टैक्स सिलेबस सही से सीखा, ये सारे रूल्स याद कर लिए, प्रैक्टिकल में सीख लिया, तो आप खुद की भी अर्निंग कर सकते हो। लोगों की इनकम टैक्स भी आप खुद से फाइल कर सकते हो, एक इनकम टैक्स 2-2 हज़ार रुपये मिल सकते हैं आपको, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं आखिरी वाला, सेकंड लास्ट हमारा अलाउंस, जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड,
तीन चार तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। आरपीएफ जिसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर इतने सारे पीएफ होते हैं। हाँ, तो सबसे जो नॉर्मली पीएफ जो है कंपनियों में चलता है उसे हम कहते हैं आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नॉर्मली ये चलता है। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब ये वो पीएफ है जिसे जो सरकार ने वैलिड नहीं दिया, यानी ये है एग्जिस्ट करता है, लोग बहुत सारी कंपनियां अपने आप को रजिस्टर भी करवाती है पर ये लीगली नहीं है। अगर आपने इसमें अपना पैसा पीएफ कटवाया है तो हो सकता है कि ये कंपनी फ्रॉड कर दे या आपको पूरे पैसे ना दे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो आरपीएफ है वो गवर्नमेंटेड है, जैसे एलआईसी गवर्नमेंटेड रहता है, इसका गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है और आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड होता है आरपीएफ में और आपको रिडक्शन भी मिलता है। फिर एसपीएफ यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये कानूनी रूप से बना है जो कि गवर्नमेंट कंपनी में मिलता है, ये एसपीएफ। पीपीएफ जैसे मान लो जो शुरू के तीन है वो एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टस थे, यानी एक एम्प्लॉय यानी जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है उसका, चलो या तो हो सकता है आरपीएफ में एम्प्लॉयर काट रहा हूँ, यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर काट रहा हूँ या एसपीएफ में कट रहा हूँ, पर एम्प्लॉयर को भी जो अपने एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि एक दिन वो भी रिटायर होगा। मैं मालिक हूँ सपोज कंपनी का, तो एक दिन तो मैं भी जाकर रिटायर हो जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद मुझे भी पैसे की जरूरत होगी। मैं अगर छोटा रिटेलर हूँ या छोटा व्यापारी हूँ, मैं रिटेलर हूँ सपोज कर लो, तो मुझे भी एक दिन जो है मैं भी रिटायर होकर घर में बैठूंगा और उसमें मुझे भी पैसे की जरूरत होगी। तो सरकार ने इसी के लिए जो एम्प्लॉयर है, किसके लिए, एम्प्लॉयर, उनके डिमांड पे एक नया पर्टिकुलर वो लॉ बना दिया है जिसे हम कहते हैं पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये अभी हमारे पास चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में आएगा, हम उस समय से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे में दो ही चीज है, आरपीएफ और यूआरपीएफ, इन दोनों का डिफरेंस सीखना। आरपीएफ इसमें कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी मैंने कितना आरपीएफ में जमा करा है, यानी कंपनी ने मेरे सैलरी में से कितना रुपए काटा पीएफ के लिए, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आरपीएफ में। यूआरपीएफ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, यानी मेरा भी मान लो मेरा कुछ पैसा कटेगा तो एम्प्लॉयर का भी कुछ पैसा कटता है पीएफ में, ये आपको पता होगा। यानी 1000 रुपये अगर मेरा एम्प्लॉयर ने काटा तो 1000 रुपये कंपनी भी जमा करती है। तो अगर कंपनी जमा कर रही है और वो जो जमा कर रही है वो 12% सैलरी, यानी सपोज करो आपकी 10,000 सैलरी है, उसका 12% कितना होगा, 1200 रुपया। अगर जो आपका जो कंपनी है वो 1200 रुपये ज्यादा, 1200 से ज्यादा अमाउंट जमा करती है तो टैक्सेबल होगा, 1200 रुपये जमा करेगी तो टैक्सेबल नहीं होगा, 1200 से कम जमा करेगी तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर यूआरपीएफ में जमा करती है तो पूरा एग्जाम्प्ट है यूआरपीएफ में। ठीक है, फिर जो एम्प्लॉयर ने जमा कराया है, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, वैसे ही अगर हमने पैसा जमा कराया वो प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ ये भी एक बैंक की तरह काम करता है, उसमें भी क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट जो है आरपीएफ वाले मुझे 9.5% पर एनम, यानी 9.5% पर एनम से ज्यादा दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा दे रहे हैं, सपोज कर लो मुझे 10% दे रहे हैं, तो 0.5% ज्यादा दे रहे हैं मुझे, उतना पे क्या हो जाएगा, आपको टैक्स लग जाएगा। यूआरपीएफ में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप एक दिन रिटायर हो गए, जिसके लिए आपने आरपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोला जाता है, पीएफ जिसके लिए कटता है, आप 60 साल के हो गए, आप रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट में आपको पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट में जितना भी आपको पैसा मिलेगा अगर आपने आरपीएफ में रजिस्टर करवा रखा है, देखो ये वाला ध्यान सुनना, अगर मैं आरपीएफ में रजिस्टर हूँ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी आरपीएफ में मैं रजिस्टर हूँ, तो जब मैं 60 साल होने के बाद पैसे निकलवाऊंगा तो पूरा का पूरा पैसा एग्जाम। पर अगर मैं यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी है, यानी सरकार ने लीगली नहीं वैलिड करा उसे लॉफुली, अगर उसमें मैं रजिस्टर हूँ और उसमें मेरा पैसा मेरा एम्प्लॉयर काटता है, तो उसमें जो है जब मैं साल का आखिरी में लूंगा, यानी 60 साल होने पे जब मुझे वो वाले पैसा देंगे यूआरपीएफ वाले, तो जितना पैसा यूआरपीएफ वाले मुझे देंगे उस पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स लगता है। यानी सपोज करो साल का आखिरी में 40 लाख रुपए मेरा पीएफ का पैसा है,
अगर वो आरपीएफ से आएगा तो 1 रुपये भी टैक्स नहीं दूंगा, यूआरपीएफ से आएगा तो 40 से 40 लाख पे टैक्स दूंगा। तो ये हमारा खत्म होता है हमारा अलाउंस प्रोविडेंट फंड, जो कि सेकंड लास्ट अलाउंस है और सेकंड इम्पोर्टेंट अलाउंस भी है। मैंने आपको बिल्कुल हायरार्की बात समझाया है, पहले नंबर पे कौन सा अलाउंस आएगा, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या करना है। अगर आपको ये 10% या 25 से 30% भी समझ आ रहा है, 10% से कम हो गया, 30% भी समझ आ रहा है, तो आप मतलब बिल्कुल ही सही राइट पे चल रहे हो। 30% थोड़ी समझ आए, 30% जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर, ये आप कंसेप्ट क्लियर रखो, यहाँ पे पूरी पढ़ाई किया जाएगा। अगर हमने चैप्टर चालू करा है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का एक एक सेक्शन, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ठीक है, अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर करा है, अगली वीडियो में एक एक सेक्शन पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा, तो वहां पे आपको 30% क्लियर हो जाएगा, तो 60% हो गया। और 10% में पेपर के वक्त कराऊंगा तो 70% हो गया। 70% अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, 30% आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। हो सकता है कि ज्यादा मेहनत मैं करूँ, कम मेहनत आप करो, पर आपको भी कुछ तो परसेंटेज अपना देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ मेहनत करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि सर अगला कौन सा कराना है, रेजिडेंशियल वाला कराऊं या एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी कराऊं, इन दोनों में से कौन सा टॉपिक पहले कराऊं, इसको कमेंट में बताएं। थैंक यू, जय श्री राम।